के कार्यक्रम में हम बातचीत करने जा रहे हैं फिक्स डिपॉजिट्स पर। जी हां, ये खास पेशकश हमारी रहेगी जिसमें हम जो बाजार में तमाम ऑफर्स हैं इनका जायजा लेंगे। साथ ही आप आगे बढ़ते समय किन पहलुओं को ध्यान में रखें, कैसे इन ऑफर्स का भी एडवांटेज लें, इनके हम तमाम पहलुओं को आने वाले आधे घंटे में विस्तार से टटोलेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान रहेंगे मुंबई स्टूडियो में। हमारे साथ हर्ष शुक्ला साहब रहेंगे जो कि सीईओ हैं अपना पैसा के। सर जी, आपका भी स्वागत है। और आपको बता दें, जहन में कोई भी प्रश्न है, आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अपने प्रश्न आप सीधा हमसे पूछ सकते हैं। आज हम टोल फ्री लाइन्स भी ओपन कर रहे हैं, तो राइटली आप कॉल कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं 1800-180-3545 1800-180-3545। हर्ष शुक्ला साहब और पंकज, पहले हम ओपनिंग कमेंट आइए मेहमानों से ले लेते हैं। हर्ष साहब, जिस प्रकार से हम देखें ये एफडीज में अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है काफी अट्रैक्टिव है। आप किस तरह से इसको देखेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल्स जो एकदम सेफ प्ले करना चाह रहे हैं और बाकी अगर हम देखें जो उथल पुथल चल रही है मार्केट्स में भी जो कंसर्न्स हैं या रियल एस्टेट क्षेत्र में भी जो कंसर्न्स हैं, उनके बीच कहीं ना कहीं अगर हम एफडीज में देखें ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है और सेफ है, स्टेबल है, काफी लुभावना लग रहा है। कैसे आप समझाएंगे इसको? हाँ, सो क्लियरली जहाँ तक आप जितना पैसा आप रिस्क फ्री एवेन्यूज में लगाना चाहते हैं वो जरूरी है कि कितना पैसा मैं रिस्क फ्री एवेन्यूज में लगाना चाहता हूँ, रिलेटिवली रिस्क फ्री एवेन्यूज में, उतना पैसा अगर आज आप फिक्स डिपॉजिट में लगाएंगे, कोई भी अवधि का लगाएं, छोटी अवधि का 1 से 3 साल की अवधि में ऑफकोर्स रेट्स आपको बेटर मिल रही हैं, 3 साल के ऊपर थोड़ी सी कम या ऑलमोस्ट सिमिलर सी रेट्स आपको मिलेंगी। लेकिन आज 9.25, 9.5, 9.10, इनफैक्ट थोड़ी छोटी जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें डबल डिजिट रेट्स भी अनाउंस हो चुकी हैं। मैं रेगुलर डिपॉजिटर की बात कर रहा हूँ, 15 लाख से कम नॉन सीनियर सिटीजन्स, आई मीन सीनियर सिटीजन्स को ऑब्वियसली 0.25 या अप टू 0.5 एक्स्ट्रा भी देते हैं बैंक्स। तो क्लियरली जितना पैसा आपको फिक्स डिपॉजिट में लगाना है उस पर जो ब्याज मिल रहा है जी, आज आपकी डिपॉजिट को लेने के लिए होड़ लगी हुई है और उसका फायदा आप उठा सकते हैं अच्छी रेट्स को लेकर। आपको अट्रैक्ट करने के लिए वो तमाम ऑफर स्क्रीन पर इस समय आप देख पा रहे हैं। इंदौर से नेक्स्ट व्यूअर को आइए हर साहब हम शामिल करते हैं। ये नेक्स्ट व्यूअर रोहित अग्रवाल हैं। रोहित साहब, गुड इवनिंग, बताइए क्वेरी। हाँ सर, नमस्कार। मैं हरदा से रोहित अग्रवाल बोल रहा हूँ। जी बताइए रोहित साहब। सर दरअसल मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ जी। 25,000 रुपए के आसपास सर मेरा सैलरी है और 15,000 रुपए आसपास खर्च हो जाता है। जी बताइए, आप सवाल बताएं जी। सर मैं ये चाहता हूँ सर मुझे फ्यूचर प्लानिंग किस तरीके करना चाहिए, सेविंग किस तरीके से करना चाहिए। 30 साल की लगभग उम्र है मेरी सर। आपने मेंशन किया 30 इयर्स की है। ये 30 साल में आप पे डिपेंडेंट्स भी होंगे, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं उसके तमाम हम जिस तरह से क्वेरीज को टच करते हैं। आज ये जो खास पेशकश है रोहित साहब, ये हम फिक्स डिपॉजिट्स पर लेकर आए हैं। इसको लेकर तमाम कुछ ऑफर किया जा रहा है। आपने बैंक में एफडीज करवाई हुई है? सर अभी कोई सेविंग नहीं है सर फिलहाल मेरे। ओके, तो वो सेविंग करना बेहद जरूरी है, फिर उसको प्रॉपरली आप सही विकल्पों पर निवेश भी करें, जिस तरह से हम आपको आगे विस्तार से इस क्वेरी पर एड्रेस करेंगे। लेकिन आज जिस तरह से फिक्स डिपॉजिट्स पर है, ये ऑफर्स जो दी जा रही हैं, हम आपको बताते हैं अगर आप उसके साथ आगे बढ़ना चाहें तो किस तरह से आप आगे बढ़ें। आपकी उम्र में इक्विटीज में भी बढ़ सकते हैं, लेकिन वो एक पहलू है। पर एफडीज पर जो आज पेशकश है, हर साहब किस तरह से आप बताते हैं जो शॉर्ट टर्म में हम देख रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफिकली ये जो शॉर्ट टर्म की एफडीज हैं काफी अट्रैक्टिव है, तो कैसे फिर उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए? इंटरेस्ट रेट्स का जो ओवरऑल सिनेरियो है उसको देखते हुए आप कैसे बताएंगे? क्योंकि अगर फिर एक इंडिविजुअल कोई छोटी अवधि के लिए पार्क करता है और आगे चलते हुए क्या ब्याज दरों में अगर कुछ नरमी होती है, अगर महंगाई नियंत्रण में आती है, तो फिर वो किस तरह से कॉल ले? क्या एक छोटी अवधि में अट्रैक्टिव रेट्स के साथ आगे बढ़े या फिर लॉन्गर टर्म में एक डिसेंट रिटर्न्स के साथ बढ़े? जहां तक रोहित जी का सवाल है, आई थिंक उनको कोई लमसम पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, उनको एक रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करना। ये उनसे पूछना रह गया कि वो क्या पर्पस के लिए सेव करना चाहते हैं। यंग है तो ऑब्वियसली जो इक्विटी का अलोकेशन होगा ज़्यादा होगा। इनफैक्ट अगर गोल बहुत आगे है तो थोड़ा सा गोल्ड का भी अलोकेशन हो सकता है, और अगर थोड़े रिस्क अवर्स हैं तो थोड़ा सा उसमें डेट का भी अलोकेशन होगा। ऐसे अगर रेगुलर सेविंग करना है और उसमें अगर कुछ डेट पोर्शन रखना है तो बैलेंस्ड फंड बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बैलेंस्ड फंड में करीबन 30%, 25 से 30% के आसपास डेट होता है। चाहे वो HDFC प्रूडेंस ले लें, HDFC बैलेंस्ड फंड ले लें, अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। मेन इंपॉर्टेंस बैलेंस्ड फंड का ये है कि डेट का सेफ्टी है 30% तक, 25% तक, और वो रिटर्न्स टैक्स फ्री हैं, क्योंकि ओवरऑल फंड
इज एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड। इसलिए अगर रेगुलर सेविंग आप कर रहे हैं और उसमें आप डेट का तड़का देना चाहते हैं, छोटा पोर्शन रखना चाहते हैं, तो बैलेंस्ड फंड से बेटर कोई ऑप्शन रोहित जी के लिए नहीं होगा। राइट, तो उस पहलू को भी जिस तरह से हर्ष साहब ने एड्रेस कर लिया है। बाकी ऑफर स्क्रीन पर हैं। हमारी गुजारिश रहेगी आप जो आज अपने प्रश्न पूछें वो फिक्स डिपॉजिट संबंधित जो आपकी क्वेरीज हैं उससे संबंधित आप पूछें। बाकी अलग अलग हम टॉपिक्स टच करते हैं अलग अलग दिन। आज एक खास पेशकश स्पेसिफिकली एफडीज के तमाम पहलुओं को लेकर है। अगला प्रश्न अब पूछने के लिए मुंबई से नेक्स्ट व्यूअर कमल साहब, नमस्कार, बताइए आप। मैं कमल बिरानी बोल रहा हूँ उल्लासनगर से। जी बताइए। मुझे ये जानना है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बताते हैं, जैसे एसबीआई ने कहा था कि हम जो रेट है क्वार्टरली कंपाउंडिंग करते हैं, तो सब बैंक एक जैसा इसी तरह करते हैं या एडवर्टाइजमेंट में वो जानबूझ के ज्यादा बताते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। ओके, मतलब जो ब्याज दर की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि आप आगे बढ़ें तो आपको इनिशियल ही देख लेना चाहिए आपको क्या एग्जैक्टली सूट कर रहा है। और जिस तरह से भी कुछ देर प्रश्न लखनऊ से है, आलोक साहब लाइन पर हैं। आलोक साहब बताइए सवाल। ये जानना चाह रहा हूँ कि 30 लाख इसको किस तरीके से, मतलब एफडी में तो 19 तक इन्वेस्ट करते तो अराउंड तो 180 आ जाएगी इंटरेस्ट 9.25 से, तो बाकी जो है किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए कि टैक्स ना लगे। ये आपने जिस तरह से मेंशन किया 30 लाख का आप मेंशन कर रहे हैं, उसमें से 19 अगर करते हैं तो 180 करीबन आ रही है। अच्छा, आप हमें ये बताएंगे थोड़ा सा, आप ये जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, आपने टैक्स सेविंग कहा, टैक्स सेविंग तो एक पहलू रहता है, लेकिन निवेश किसके लिए कर रहे हैं, कितना समय देना चाहते हैं, क्या लक्ष्य है? निवेश तो कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, जब तक आवश्यकता पड़े किया जा सकता है। अगर चलिए आपको राय दिलवाते हैं, उनको भी आइए टच कर लेते हैं। एफडीज की तो आप जो डिटेल्स हैं और बाकी जो फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स के भी ऑप्शन स्क्रीन पर हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरह से मेंशन कहा, ऑब्वियसली गोल सेट करें, फिर देखें टैक्स सेविंग हो जाए तो अच्छा है उसमें, लेकिन एक अच्छा इन्वेस्टमेंट विकल्प भी रहें। आप कैसे इनके समक्ष रखना चाहेंगे जो इस समय सब कुछ चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी क्या राय रहेगी, कैसे बढ़े? आलोक जी, आप कितने समय के लिए ये पैसा रखना चाह रहे हैं? लगता है रुंगटा साहब इनसे संपर्क कट गया है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से क्वेरी पूछी है, अगर थोड़ा सा लंबा समय के लिए रखना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं, फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स में भी रख सकते हैं। पोस्ट टैक्स रिटर्न फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स में अच्छा मिलता है, इवन दो ब्याज की दरें कंपेरेबल रहेगी, लेकिन चूंकि उसमें आपको दो कैपिटल गेन्स होता है और आपको इंडेक्सिंग मिल जाता है उस पर, इसलिए आपकी जो इफेक्टिव टैक्स रेट, अगर आप हाई टैक्स पे करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छी एक फिक्स मैच्योरिटी प्लान, मच बेटर देन फिक्स डिपॉजिट्स। एक और ऑप्शन आप देख सकते हैं, वो है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की। खास करके मैं बात करना चाहूंगा एसबीआई बॉन्ड्स की। अभी मार्च में उनका इशू हुआ था, उसमें 0.5% का 10 साल का बॉन्ड है, एक्चुअली 15 साल का है, लेकिन 10 साल के बाद पुट एंड कॉल ऑप्शंस उसमें हैं। उसकी यील्ड आज चल रही है इवन फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर 9.25%। और जैसे जैसे ये इंटरेस्ट रेट जब गिरेंगी, इस पे आपको कैपिटल एप्रिसिएशन का चांस मिलेगा। इट इज एन एक्सेलेंट ऑप्शन, स्पेशली आपके पास अगर 30 लाख जितना पैसा है जी, तो इवन ब्रोकरेज को टेक इनटू अकाउंट करके आपको जो रिटर्न मिलेगा, प्लस एक कैपिटल एप्रिसिएशन का जो स्कोप है, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। तो आप अगर इतनी बड़ी अमाउंट है तो आप सलाहकार से बात करके इन्वेस्ट करिए, इसमें आप अच्छा एक्स्ट्रा मार्जिन कर सकते हैं। फिक्स मैच्योरिटी प्लान देखिए, या फिर जैसे मैंने कहा एसबीआई बॉन्ड या दूसरे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी हैं जो आप देख सकते हैं, जो काफी सेफ हैं और रिटर्न्स आपको बहुत अच्छा देते हैं। आइए अब अगला प्रश्न अब आइए हम शामिल करते हैं, जो कि इलाहाबाद से है। अमित साहब लाइन पर हैं। अमित साहब बताइए, आप सवाल बताइए अपना। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए प्लीज। अच्छा, मैंने स्टेट बैंक में एफडी किया है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। यस सर, बताइए प्लीज। ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हो चुका है, तो क्या दोबारा टीडीएस कटेगा? आपने क्या एग्जैक्टली मेंशन किया? आपका एफडी जिस तरह से वहां पर रनिंग है, आपने टीडीएस उसका डिडक्ट हो चुका है, आप कह रहे हैं? हाँ, एक्चुअली टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है मेरी सैलरी से जी। उसके बाद एफडी किया हूँ, तो क्या टीडीएस दोबारा फिर एफडी से कटेगा? आपको ये दिलवाते हैं, क्योंकि इसमें जिस तरह से हर साहब ये रहता है, अगर आप टीडीएस उस तरह से डिडक्ट नहीं करवाना चाहते तो वो फॉर्म 15 वगैरह जैसे रहता है, आप उसको फिल करें, बैंक को इन्फॉर्म करें। अदरवाइज तो अगर ब्याज हो रहा होगा ज्यादा तो उसमें फिर बैंक टीडीएस डिडक्ट करके ही देता है। हाँ जी बिल्कुल, आई मीन आपकी पहली इनकम है सैलरी, उस पर टैक्स लेती है गवर्नमेंट।
अब उसमें टैक्स देने के बाद जो बचता है, अगर आप उसको इन्वेस्ट करेंगे और ऐसे रूट में इन्वेस्ट करेंगे जहां पे टैक्स लगता है, तो उस पर भी टैक्स आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सैलरी पे टैक्स लग गया, अब उससे जो पैसे बचे हैं उसको किसी भी चीज में इन्वेस्ट करो, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो टैक्स तो लगेगा अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लेवल से कम है, या चूंकि आप दूसरे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं इसकी वजह से आपकी टैक्स पेमेंट नहीं है, तो आप रेलेवेंट फॉर्म भरकर आप अपना टैक्स टीडीएस रोक सकते हैं, वरना तो टीडीएस कटेगा ही कटेगा। इफ इट इज अबव द लिमिट, जो भी उसकी लिमिट है उसके ऊपर अगर आपका ब्याज है तो टैक्स तो कटेगा ही। जी हर्ष साहब, ये आप फाइनली बता सके, ये आपको क्या लग रहा है, ये इंटरेस्ट रेट्स जिस प्रकार से इतना बढ़ चुके हैं, आगे की मूवमेंट किस तरह से रह सकती है, शॉर्ट टर्म सिनेरियो कैसे लग रहा है, क्योंकि पहले बहुत इजाफा हो चुका है, क्या ये कहना सही है कि हम एकदम अब पीक के नजदीक हैं, इजाफा हो तो बहुत ज्यादा नहीं होगा? खैर, अगर मैं ये एकदम सर्टेनिटी के साथ कह सकता तो मैं बॉन्ड मार्केट में करोड़ों रुपए बना सकता था, लेकिन ऑब्वियसली आई थिंक जनरल कंसेंसस यही है कि ब्याज की दरें शायद इसमें थोड़ा सा स्कोप अभी और बाकी है बढ़ने के लिए। घटने का तो टाइम अभी तक नहीं आया है, शायद थोड़ी देर के बाद घटेगा, लेकिन इट इज क्लियरली पीक के पास है, लेकिन पीक मेरे ख्याल से पहुंचा नहीं है। शायद थोड़ा सा इसमें और चढ़ान शायद थोड़ा बाकी है, चाहे 0.5% का हो, 0.5% का हो, लेकिन थोड़ा बाकी है। थोड़ा